My name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये है जीके फॉर क्लैट 2023 एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मे वीक 3 का जीके। एज यूजुअल फॉर्मेट इस वीडियो का, इस डिस्कशन का सेम रहेगा। आई विल क्विकली टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस वीक और फिर इन टॉपिक्स में हम क्विकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बात और, ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट बिफोर आई गो फॉरवर्ड, क्विक नोटिफिकेशन। जो भी मैं टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उन सब पे एडिशनल रिसर्च, एडिशनल क्वेश्चंस के लिए आपके लिए मैं रिसर्च लिंक्स भी शेयर करूंगा। राइट, ऑल यू नीड टू डू इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए और साइन अप करते ही आपको हमारे पोर्टल पे ये जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट फॉर्म में मिलेंगे। ये आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करेंगे और मोर इम्पोर्टेंटली आपको रिसर्च लिंक्स भी आप उन टेस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, सो गो अहेड एंड रजिस्टर राइट अवे। चलिए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। कांग्रेस टॉपल्स बीजेपी, कर्नाटका इलेक्शंस, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन पे एक रिपोर्ट आई है। नेवी ने ड्रग बस्ट किया है, काफी बड़ा ड्रग सीजर हुआ है। गगनयान ने अपने कैप्सूल का री एंट्री सक्सेसफुली करवाया। आगरा में मिडीवल टू मॉडर्न चेंज नजर आया है, काफी हाईटेक सिटी बन गई है आगरा। द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, तो इसके बारे में बात करेंगे। मिलेट रेवोल्यूशन और उस पर कुछ डेटा। सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस और सुप्रीम कोर्ट का उस पर रूलिंग आई है, उस पर डायरेक्शन आया है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स पे बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मर विच इज ChapGPT's मशीन लर्निंग मॉडल। वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट, इसमें गवर्नमेंट का जीरो वेस्ट इनिशिएटिव। रेलवेज का ऑनलाइन साइनेज सिस्टम नया लॉन्च किया उन्होंने। EWS कोटा पे वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का। इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन इंडिया में लॉन्च, इनफैक्ट टेस्ट हो रहा है, अभी फाइनल स्टेज ऑफ टेस्टिंग पे आ चुकी है। चाइना और कनाडा के बीच में एक मुठभेड़। ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम LIBOR, लंदन इंटरबैंक ओवरसीज रेट। एंड TN लॉ, जल्लीकट्टू लॉ पे सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है। इलेक्शंस और एयरवेव्स पे क्या रेगुलेशंस हैं। एंड फाइनली किरण रिजिजू जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, उनका पोर्टफोलियो चेंज हो गया है। राइट, सो दोज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है बीजेपी को हराया कर्नाटका में, सबसे बड़ा न्यूज है। द कांग्रेस गॉट अ यूनानिमस वर्डिक्ट, 135 सीटें मिली हैं उनको, 224 सीट की असेंबली है। और नया चीफ मिनिस्टर ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू इलेक्ट एंड दिस वाज अ थ्रो। या तो वो सिद्धरामैया को सिलेक्ट करेंगे जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, या DK शिव कुमार को इलेक्ट करेंगे जो कांग्रेस प्रदेश, कर्नाटका प्रदेश के कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट रहे थे। राइट, सो इन पे these are the names being floated around. क्वेश्चंस देखेंगे। कांग्रेस ने 2018 में कितनी सीटें जीती, बीजेपी का टैली कितने से कितना हुआ है, तीसरी पार्टी कर्नाटका में कौन सी है बिसाइड्स द कांग्रेस एंड बीजेपी। जो कोलिशन गवर्नमेंट इससे पहले थी वह कर्नाटका में, उसको टॉपल किया बीजेपी ने 2019 में, उसके हेड कौन थे। कर्नाटका के आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर कौन है जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। और फाइनली कर्नाटका के अलावा इस साल कितने इलेक्शंस हो चुके हैं और कितने इलेक्शंस अपकमिंग है। तो आंसर्स, वेल, कांग्रेस ने पिछले साल 80 सीट्स विन किए थे पिछले असेंबली इलेक्शंस में 2018 में, और अब 135 सीट्स मिले हैं। बीजेपी ऑन द अदर हैंड
दे हैड 104 सीट्स इन 2018 और अब उनका टैली जो है 66 सीट्स पे आ गिरा है। तीसरी पार्टी कर्नाटका की जनता दल सेक्युलर है, और इसी के जो कैंडिडेट है एच.डी. कुमारस्वामी, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी और उस कोलिशन गवर्नमेंट को बीजेपी ने टॉपल कर दिया था 2019 में। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका है बसवराज बोम्मई, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है ये। और इलेक्शंस की बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और कर्नाटका के इलेक्शंस हो चुके हैं और अपकमिंग इलेक्शंस होंगे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल, राइट। तो काफी एक्शन असेंबली इलेक्शंस का हो रहा है इस साल। नेक्स्ट टॉपिक, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। वेल, जोशीमठ में हमने देखा कि लैंडस्लाइड, ऑब्वियसली लैंड हैज शिफ्टेड, लैंड हैज सॉर्ट ऑफ इरोडेड अवे। तो इस फिनोमिनन के बाद जो है ग्राउंड वाटर का स्टडी, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन पे एक स्टडी काफी पहले आई थी, उस पे एक अपडेट जो है, एक आर्टिकल आया है हिंदू में ये। तो क्वेश्चन है कि कौन सी बॉडी है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर जो आती है, जो ग्राउंड वाटर टेबल पे डेटा कलेक्ट करती है। इनके एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक कितना परसेंटेज इंडिया का जो है ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट्स, जो 7089 ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट्स है, उसमें से कितने परसेंटेज जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड, मतलब इसका रिप्लेनिशमेंट कम होता है और यूज ज्यादा होता है, ऐसे ओवर एक्सप्लॉइटेड कितना परसेंटेज है। ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन का रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, नवंबर 2022 में रिलीज हुआ था। ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन का रिपोर्ट का नाम बताइए। इस रिपोर्ट के मुताबिक कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वेरी हाई स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन पे, वेरी हाई मतलब 100% से भी ज्यादा वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, राइट। तो कितने ऐसे स्टेट्स हैं। डीप वाटर चैनल्स, जो अंडर वाटर डीप वाटर चैनल्स है अंडरग्राउंड, जो पर्कुलेटेड वाटर को स्टोर करते हैं, उनका नाम क्या है, टेक्निकल नेम क्या है। एंड फाइनली उन सैटेलाइट्स का नाम बताइए जो लिंक है बिटवीन एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन एंड लैंड सब्सटेंस एरिया, राइट। सो इनके बारे में, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इन सैटेलाइट्स के डेटा के बेसिस पे हम जान पाए हैं, राइट। इन सैटेलाइट्स का नाम बताइए। तो आंसर, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB है जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर, जो ग्राउंड वाटर टेबल पे डेटा कलेक्ट करती है। इनकी रिपोर्ट आई थी डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2022, नवंबर 2022 में रिलीज हुई थी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 14% रिसोर्सेज ग्राउंड वाटर यूनिट्स जो है इंडिया के, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, राइट। इनफैक्ट मोर देन 100% एक्सप्लॉइट करने वाले इंडिया में 5 स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, राइट। तो इसमें से कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। Aquifers are the name given to deep water channels इंडिया, जो ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड है, जहां पे वाटर, पर्कुलेटेड वाटर जो है स्टोर होता है, राइट। तो एक्विफर, और एक्विफर से ही जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ग्रेस सैटेलाइट्स है द ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। ग्रेस सैटेलाइट्स जो है वही स्टडी कर पा रहे हैं बिटवीन द लिंक बिटवीन एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन एंड लैंड सब्सिस्टेंस, राइट। कितना लैंड जो है यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेवी ने काफी बड़ा ड्रग बस्ट किया है, 2500 किलो ऑफ मेथ एम्फेटामीन उन्होंने सीज किया है ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। एनसीबी और इंडियन नेवी का ये जॉइंट मिशन रहा है, जॉइंट प्रोजेक्ट रहा है। और जो सीज्ड ड्रग्स है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ है। कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से आ रही है, राइट। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन ये है, ये सीजर जो हुआ था वो किस ऑपरेशन का हिस्सा था, राइट। दिस इज एन ऑपरेशन विच टारगेट्स मैरीटाइम, मतलब वाटर के थ्रू जो ट्रैफिकिंग हो रही है ऑफ ड्रग्स फ्रॉम अफगानिस्तान। इस मिशन का नाम, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। और जहां ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग ट्रेड की बात करते हैं, इलिसिट ड्रग ट्रेड की, तो गोल्डन क्रेसेंट या डेथ क्रेसेंट के नाम से 3 कंट्रीज जानी जाती है जो मेजर सप्लायर्स हैं ऑफ नारकोटिक्स, राइट। तो इन कंट्रीज का नाम बताइए। इनके अलावा एक गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी कुछ कंट्रीज जाने जाते हैं, जहां जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन कंट्रीज का नाम बताइए, राइट। दो बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजीज हैं जो सारे इंटेलिजेंस नारकोटिक्स एजेंसीज जो है वर्ल्ड की जानती हैं इन दोनों को। और सिमिलर टू द अबव ऑपरेशन मेंशन्ड, जो मैरीटाइम ट्रांजिट ऑफ ट्रेड ऑफ ड्रग्स फ्रॉम अफगानिस्तान है, वैसे ही एक ऑपरेशन सीबीआई ने पहले लॉन्च करी थी to disrupt, degrade and dismantle drug networks by using Interpol's resources to track basically these criminal intelligence on drug mafia, right. तो इस
ऑपरेशन का नाम बताइए। एंड फाइनली यूएन रिपोर्ट एक आई थी, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 रिलीज हुआ था जून में। तो इसके मुताबिक कौन सी कंट्री है जो सिंगल लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट है वर्ल्ड की in terms of number of users, and obviously they are saying कि भाई काफी vulnerable state में है, पोजीशन में है ये country, तो इस कंट्री का नाम बताइए, राइट। तो आंसर्स देखते हैं। समुद्रगुप्त था इस ऑपरेशन का नाम, और बात करते हैं गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की। तो गोल्डन क्रेसेंट में सप्लाई मेजरली ड्रग्स की आती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से, और इनके लिए ट्रांजिट पॉइंट्स जो है गोल्डन क्रेसेंट से गोल्डन ट्रायंगल की कंट्रीज हैं, विच आर म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, राइट। तो ये तीन गोल्डन ट्रायंगल में काउंट होते हैं। ऑपरेशन गरुड़ वाज द ऑपरेशन बाय सीबीआई टू डिसमेंटल, डिग्रेड एंड डिसरप्ट ड्रग नेटवर्क्स बाय द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंटरपोल। और यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया काफी वल्नरेबल पोजीशन में। It's the single largest market for opiate users in terms of number of users. तो इंडिया को थोड़ा सा चेतावनी देते हुए आई ये रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक, गगनयान ने जो है अपने री एंट्री कैप्सूल को जो है टेस्ट किया। इंडिजिनसली डेवलप्ड पैराशूट्स यूज किए थे इसके लिए, और इस मिशन में जो है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया जाएगा, राइट। इसरो की ये फैसिलिटी जहां पे ये टेस्ट रन हुए, राइट। तो आगरा बेस्ड लेबोरेटरी जिसने ये पैराशूट्स डेवलप किए हैं गगनयान प्रोग्राम के लिए, इस फैसिलिटी का, इस लेबोरेटरी का नाम बताइए। ये लेबोरेटरी जो है इट कम्स अंडर द विच बॉडी, विच स्टैट्यूटरी बॉडी, विच गवर्नमेंट बॉडी। गगनयान का जो क्रू है, जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, कितने एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का प्लान है। किस मिशन ने, इसरो ने इससे पहले एक लूनर लैंडर ट्राई किया था कि मून में लैंड करवाए, बट वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट पे जो है क्रैश कर गई थी मून पे। तो 2019 की बात है जब ये हुआ था। तो इस मिशन का नाम बताइए। एंड फाइनली वर्ल्ड ओवर ऐसे मिशंस की बात करें तो कितने ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने क्रूड स्पेसक्राफ्ट भेजा है अपना इंडिजिनसली डेवलप करके स्पेस में। सिमिलरली कितने ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने मून पे ह्यूमंस को लैंड करवाया है। एंड फाइनली इंडिया की जो इसरो है उसने किस स्पेस एजेंसी के साथ, किस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के साथ जो है एमओयू साइन किया है, एग्रीमेंट किया है कि आप हमें स्पेस इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स एंड स्पेस मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, एंड आल्सो हेल्प इसरो टू सेट अप इट्स ओन स्पेस स्टेशन, राइट। सो इस कंट्री का नाम बताइए, इनकी स्पेस एजेंसी का नाम बताइए। तो आगरा में जो लेबोरेटरी है जिसने ये पैराशूट्स बनाए, इट्स कॉल्ड ADRDE, द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये लेबोरेटरी जो है DRDO के अंडर आती है। गगनयान जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के टारगेट पे है के साथ है। और चंद्रयान 2 का मिशन था जिसमें लूनर लैंडिंग क्रैश हो गई थी, लूनर लैंडर मून पे। 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पेस में एयरक्राफ्ट, क्रूड स्पेसक्राफ्ट जो है स्पेस में भेजी है, रशिया, यूएस एंड चाइना। एंड इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द 4th विथ गगनयान मिशन। एक ही ऐसी कंट्री जिसने मून पे ह्यूमंस को लैंड करवाया है, विच इज द यूएस। इन्होंने अपने अपोलो मिशन में जो है लैंड करवाया था मून पे एस्ट्रोनॉट्स को। और इंडिया जो है, इंडिया की इसरो और फ्रांस का CNES, जो फ्रांस की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, इन दोनों के बीच में एक MOU हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है टू हेल्प ईच अदर, एंड इंडिया ऑब्वियसली गेट्स द बेनिफिट ऑफ getting space equipment, consumables and medicine, space medicine, besides getting help to set up अपनी जो है स्पेस स्टेशन वहां पे स्पेस में सेटअप करने में मदद मिलेगी। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आगरा का काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आगरा में CCTV कैमराज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो है पैटर्न रिकग्निशन फंक्शन भी डाला है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गांव में अगर एक गाय भी है जो अगर कैमरा में कैप्चर होती है, जो स्ट्रे है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, अलर्ट भेजा जाता है आसपास के लोकल एनिमल एम्बुलेंस को, और वो आकर के जो है एनिमल को पिकअप करते हैं और गौशाला में, काउ शेल्टर में जो है एनिमल को डिपॉजिट कर देते हैं, राइट। सो इट्स द एडवांस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AI। तो क्वेश्चन है कि ये जो आगरा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये किस टाइप के शहर हैं, किस टाइप की सिटीज है, इनको क्या नाम से जाना जाता है, इस टाइप के कितने सिटीज इंडिया में प्लान्ड है। ये जो मिशन है इसका नाम स्मार्ट सिटीज मिशन है, तो ऑब्वियसली द नेम इज स्मार्ट सिटी।
तो ऐसे कितने सिटीज जो है एस्टैब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे कंप्लीशन हो चुका है उनको उनके प्रोजेक्ट का, और ये मिशन जो है स्मार्ट सिटीज का कब लॉन्च हुआ था, एंड फाइनली हर सिटी के लिए कितना प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है, राइट। तो आंसर्स हैं कि वेल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसके अंडर 100 स्मार्ट सिटीज जो है इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। इन 100 में से 22 सिटीज को में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी में ये प्रोजेक्ट अभी जारी है। 2015 में स्टार्ट करेगी इस मिशन के अंडर हर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ का फंडिंग ईयर मार्क है, प्रोजेक्ट कॉस्ट ईयर मार्क है। और जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, रिसर्च लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यूएस का mooted framework है, and obviously US is trying to do this because the CPEC RCEP, sorry, the Regional Comprehensive Economic Policy, the RCEP जो चाइना ने लॉन्च करी है, इट्स इनफैक्ट क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि इस एग्रीमेंट ने जो है चाइना ने सबसे ज्यादा बड़ा वर्ल्ड का फ्री ट्रेड एरिया एस्टैब्लिश किया है, विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट। इस एग्रीमेंट के रिस्पॉन्स में ही IPEF लॉन्च हुआ है। और तो इस एग्रीमेंट का नाम बताइए। इंडिया ने इस एग्रीमेंट में ज्वाइन करने के लिए एग्री किया था इनिशियली, बट लास्ट मिनट पे कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे। ऑब्वियसली इंडिया हैज फ्रिक्शन विद चाइना और कुछ डिमांड्स उनके मीट नहीं हुए थे। इंडिया डिड नॉट वांट टू बिकम अ डंपिंग ग्राउंड फॉर चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो इंडिया ने डिस्कशन से एग्जिट कर लिया था, राइट। तो कौन से साल में ये हुआ था? द RCEP which is the agreement that China had created, उसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं, एंड फाइनली IPEF में कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो आंसर्स देखेंगे। RCEP which stands for Regional Comprehensive Economic Partnership, उसमें से इंडिया ने जो है 4 नवंबर 2019 में जो है बैकआउट कर दिया। RCEP में टोटल 15 कंट्रीज है, विच इंक्लूड्स China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and all the 10 ASEAN countries, ASEAN nations। और इनमें से काफी सारे कॉमन कंट्रीज है इन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF। इनफैक्ट इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया, और आसियान कंट्रीज के भी नेशंस है इसमें, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, US so obviously is the main nation. So there are 14 nations in the IPEF and 15 in the RCEP। इस पे और भी क्वेश्चंस हैं कि IPEF जो है बाकी ट्रेड डील्स के मतलब कंपैरिजन में, जहां पे केवल ट्रेड पे बात ज्यादा होती है, IPEF में और भी कुछ ट्रेड पिलर्स है, राइट। तो which are some of the issues that are considered under the IPEF proposals, and finally IPEF में 4 मेन प्रपोजल है जो 1 साल के विंडो में जो है नेशंस आर गोइंग टू साइन। तो इन 4 पिलर्स में से इंडिया ने 3 पिलर्स में एग्री कर लिया है, 1 पिलर को ज्वाइन नहीं करेगी, राइट। सो इंडिया आल्सो हैज सम रिजर्वेशंस ऑन व्हाट इट मींस एंड वेदर इट विल जेन्युइनली बेनिफिट इंडिया, क्योंकि ये US के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा पिलर है जिसमें इंडिया ज्वाइन नहीं करेगी, राइट। सो आंसर्स, IPEF tackles a myriad number of situations. These include intellectual property, services, investment, domestic regulation, digital and labor and environmental standards, right? और इसके जो 4 पिलर्स हैं वो हैं ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी, राइट। तो इनमें से ट्रेड के पिलर को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, अग्रीमेंट नहीं करी है उसके साथ साइन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिलेट रेवोल्यूशन। वेल, US के FAO ने डिक्लेयर किया कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट होगा। तो मतलब कुछ टाइम से इंडिया has taken a lead in it. In fact, it's become very very popular in India. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस प्रोजेक्ट को अपना समर्थन दिया है और काफी अच्छे से प्रमोट किया है इंडिया में और काफी ग्लोबल फोरम्स में। तो क्वेश्चंस देखेंगे कि मिलेट्स फंडामेंटली प्लांट कौन से पार्ट है, राइट। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स आर दे अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, which country is the world's largest producer of millets? मिलेट्स के जो पॉपुलर कॉमन वैरायटीज हैं उनके नाम बताइए। वर्ल्ड का कितना परसेंटेज ऑफ पर्ल मिलेट प्रोडक्शन जो है इंडिया में इंडिया अकाउंट करती है, ये 2021-22 की डेटा के हिसाब से। एंड फाइनली, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मिलेट्स मेक देम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। मिलेट्स जो है फंडामेंटली ग्रासेस की कैटेगरी में आती है।
or India is supposedly the world's largest producer of millets in the world. The 4 common varieties of millets are pearl, barnyard, finger, and foxtail millets. And pearl millets mein India accounts for almost 40%, 40.51% of the world's millet production, pearl millet production of the world. और 2 प्रॉपर्टीज हैं मिलेट्स की जो काफी अट्रैक्टिव है. एक कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी हाई, अगर आप कंपेयर करें इट्स कंपेरेबल और इवन बेटर देन द मेजर एक्सटेंट फूड क्रॉप्स. एंड सेकंड जो फायदा है मिलेट्स का वो ये है कि दे आर एबल टू विथस्टैंड वेरी वेरी हार्श कंडीशंस, जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे रिसोर्स पुअर कंडीशंस है, वहां पे भी मिलेट्स आराम से ग्रो कर जाते हैं. तो इट्स दे आर हार्डी प्लांट्स एंड दैट्स व्हाई दे आर इजी टू ग्रो even drought conditions, even in low water conditions. तो ये रीजन है कि मिलेट्स को जो है काफी सपोर्ट किया जा रहा है, मिलेट्स काफी पॉपुलर भी है. नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस. वेल, एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि एक सोशल वर्कर जो थी राजस्थान गवर्नमेंट में, उनको गैंगरेप किया गया और बेसिकली काफी उनके साथ गलत हुआ है, राइट. सो जो एक्टिविस्ट्स की प्ली को नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो लॉ है सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कफोर्स का, उस लॉ को एनेक्ट तो किया गया बट इट्स नॉट इफेक्टिव, राइट. सो दैट दोस वर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट मेंशन कर रही है कि 1997 में एनेक्ट किए गए थे, ले डाउन किए गए थे, उन गाइडलाइंस का नाम क्या है, राइट. एंड दोस गाइडलाइंस वर सपोज्ड टू बी जस्ट अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट till so much time as a law could be passed. So 10 years after the guidelines were issued, 2007 की बात है, sorry 2013 की बात है, right. उसके 10 साल बाद जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उठाई है. तो 2013 में एक लॉ पास किया गया था, राइट. तो ये कौन सा लॉ था, कौन सा एक्ट था जिसके 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि भाई ये सीरियस लैप्सेस हैं इसमें, और इनके इन एक्ट के, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे काफी क्वेश्चन मार्क्स है, अनसर्टेनिटी है, राइट. एंड फाइनली इसमें जो लॉ पास करी गई है 2013 की, उसमें किस टाइप के एक्ट्स को जो है सेक्सुअल हरासमेंट के कैटेगरी में गिना गया है, राइट. तो आंसर्स देखेंगे. विशाखा गाइडलाइन से जो 1997 में एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट लाए गए थे, फाइनली 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये 2013 का एक्ट है. इसका शॉर्ट फॉर्म जो है पॉश एक्ट भी बोला जाता है. तो पॉश एक्ट लॉन्च जरूर किया गया था, बट इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये इनएडिक्वेट है और ये इम्प्लीमेंट अच्छे से, इम्प्लीमेंटेशन पे इसमें अनसर्टेनिटीज है. और इस एक्ट के तहत, राइट, सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में फिजिकल कॉन्टैक्ट माना जाता है, सेक्सुअल एडवांसेस माने जाते हैं, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स माना जाता है, making sexual remarks, showing pornography, or any unwanted physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature. So काफी broad categorization of acts that can be treated as sexual harassment at the workplace. इस पे 3 क्वेश्चंस और है. किस टाइप के एम्प्लॉइज जो है इस एक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस के अंडर रिड्रेसल सीख कर सकते हैं. और इस एक्ट के हिसाब से जो भी कोई एम्प्लॉयर है जिसके पास 10 या ज्यादा एम्प्लॉइज है, दे हैव टू दे पुट टुगेदर एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. और ये कंप्लेंट्स कमिटी जो है, अगर कोई वुमेन फील करती है कि हरासमेंट हो रही है, फील कर रही है, तो वो जाकर के अपने चार्जेस फाइल करेंगे, और फिर आईसीसी विल देन they will study those charges, they will evaluate and then take the appropriate action, right. In fact उनके actions पे audit भी होना मैंडेटरी है. और अगर 10 एम्प्लॉइज से कम है तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कमिटी सेटअप करी गई है, राइट, जहां पे कंपनीज या वुमेन जाकर के अपने कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं. तो ये आईसीसी द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्पोजिशन है, उस पे कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स के बारे में जानना है आपको. एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इस लॉ में जो गैप्स है और इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, राइट. सो दोज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. एम्प्लॉई जो है किसी भी टाइप का हो सकता है in order to seek redressal under the Sexual Harassment Act, POSH Act, and this includes permanent, temporary, या even contractual employees, even includes apprentices, interns, and those who are not
ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जिनके हायरिंग के बारे में मेन एम्प्लॉयर को, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नहीं पता होता है, फिर भी उनको इस लॉ के अंदर पावर्स दिए जाते हैं कि आप जाकर के सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल कर सकते हैं। इस एक्ट के हिसाब से जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी हर कंपनी को बनानी है जिसके 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, वो इंटरनल कमिटी शुड बी हेडेड बाय अ वुमन, इट शुड कंटेन एटलीस्ट 2 वुमेन एम्प्लॉइज, इट शुड कंटेन वन अदर एम्प्लॉय, मे बी नॉट अ वुमन, and it should also include a third party such as an NGO with a minimum of 5 years of experience in facing the challenges of sexual harassment. तो ये कमिटी थोड़ी सेंसिटिव होनी पड़ेगी। एंड फाइनली इस एक्ट में जो प्रॉब्लम्स सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किए हैं अपनी जजमेंट में, बोला भाई 30 में से 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में से केवल 16 ने जो है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई है आज तक, और जिन्होंने बनाई भी है वहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस स्टिपुलेशन के हिसाब से नहीं आएगी। एंड फाइनली अकाउंटेबिलिटी की बात पे सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कौन इंचार्ज है वर्क प्लेस में, राइट, इंश्योरिंग दैट कि वर्कर्स जो है इस एक्ट के अंडर जो रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लाई करें, और अगर नहीं कंप्लाई करते तो उनको अकाउंटेबल, उनको दोषी ठहराया जाए, उन पे एक्शन लिया जाए। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी में, इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट करी है। एंड फाइनली स्टेक होल्डर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि भाई लॉ जो है वुमेन के लिए काफी इनएक्सेसिबल है, राइट। अगर आप वुमेन जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है तो उनके पास कोई जरिया नहीं है कि ये लॉ के बारे में पता करें, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए वो कंप्लेंट भी कर सकती है, इसके बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती है, राइट, इन मोस्ट केसेस। तो एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन रेज किया गया है इसके मामले में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम्स, जो AEPS के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में ये टॉपिक है कि भाई आधार लिंक्ड अगर आपका फिंगरप्रिंट यूज हो जाए तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना आपके फंड्स ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट, एंड दिस हैज बीन मिसयूज्ड। So it's a very serious problem, and obviously the government is trying to address it. और से साइबर क्रिमिनल्स तो भाई किसी भी लूप होल को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, बट इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू सेफगार्ड आवर मनी। तो इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। AEPS जो है बैंकलेट मॉडल है, इसके अंडर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है कहाँ किए जा सकते हैं, इस सिस्टम ने जो है किन किन चीजों की जरूरत पेमेंट करने के लिए हटा दी है, राइट। वन ऑफ दोस इज द OTP, राइट। और फिर आधार की बात करें तो आधार 12 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है विच वाज इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन से साल में सरकार ने स्टैब्लिश करी थी। एंड फाइनली आधार कार्ड किन किन चीजों के लिए मैंडेटरी है, यूजफुल है, राइट। So the Aadhaar enabled payment service can be used at POS, point of sale services, and micro ATMs across the country. और AEPS के अंडर जो है it has made unnecessary the need for any OTPs या बैंक अकाउंट या बैंक डिटेल्स या फाइनेंशियल डिटेल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहेंगे आपको, केवल क्योंकि आपका बैंक अकाउंट जो है ऑलरेडी आपके आधार के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेट कर लेते हो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। आधार कार्ड जो है आधार नंबर इज अ 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये जो है UIDAI इशू करती है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये UIDAI जो है 2016 में 12 जुलाई को एस्टैब्लिश करी गई थी। आधार कार्ड जो है उसको इशू करने का पर्पस है कि वो एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रूफ है कि आप गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड, अपना आधार नंबर प्रेजेंट करेंगे। अगर आपको IT डिपार्टमेंट से पैन कार्ड लेना है तो उसके लिए भी आधार की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको सब्सिडीज क्लेम करने सरकार से तो भी आपका आधार यूज होगा। एंड फाइनली इवन फूड इसेंशियल्स, अगर आपको रेशन की दुकान से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर आपको फूड आइटम्स एक्सेस करने तो भी आपके आधार आपके लिए इसेंशियल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। ChatGPT का ये मशीन लर्निंग मॉडल है कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो मशीन लर्निंग के बारे में हम सब जानते हैं, और ये आई थिंक इट्स एट द बैकबोन ऑफ ChatGPT, जो पिछले दिसंबर से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है और हर वर्जन में जो है अपडेट होता जा रहा है, राइट। तो इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ChatGPT को चलाने के लिए जो मशीन लर्निंग मॉडल है, राइट। तो उन नेटवर्क का नाम बताइए जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट को या इमेज को जो है कंप्लीटली स्टडी करके इंजेस्ट करके वो एक फाइनल आउटपुट दे देते हैं विदाउट द नीड टू स्पेसिफाई एनी पैरामीटर्स। क्योंकि पहले कंप्यूटिंग जो है उसी बेसिस पे होता था कि आप इनपुट में कुछ पैरामीटर्स सेट करते हैं एंड देन द प्रोग्राम इज एबल टू यूज दोज, राइट। बट ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हो जाएंगी एक पर्टिकुलर नेटवर्क टाइप में। तो इन नेटवर्क्स का नाम बताइए।
गूगल के टीम ने जो है 2017 में एक रिपोर्ट पायनियरिंग पेपर प्रेजेंट किया था, पेपर निकाला था, रिलीज किया था. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पेपर, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दैट पेपर? एंड इस पेपर में गूगल ने प्रपोज किया था टू यूज व्हाट फॉर द टास्क ऑफ ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज, सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रपोज सोल्यूशन जो है ये एक टू पार्ट न्यूरल नेटवर्क का एक हिस्सा है, जिसमें एक पार्ट होता है एनकोडर और दूसरा पार्ट होता है डिकोडर, राइट? एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड बाय वे ऑफ अ प्रोसेस. व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मर जो है, जब ट्रांसफॉर्म मॉडल्स जो है रिटन टेक्स्ट पे ट्रेन किए जाएं तो उनको क्या नाम से जाने जाते हैं? काफी पॉपुलर नेम भी है ये टेक्निकल फील्ड में. तो आंसर देखेंगे, डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो without the need for any parameters, they're able to generate a final output from either an image or a complete textual document. और गूगल की टीम ने जो पेपर रिलीज किया था उसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड. और बेसिकली इन्होंने प्रपोज किया था भी ये ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाए in order to convert, translate a sentence from one language into any other language, right? So transformers का जो पहला मेंशन था वो इसी पेपर में था, and obviously it has become extremely popular, adopted by ChatGPT. और ये जो प्रपोज सोल्यूशन है ट्रांसफॉर्मर के यूज करके, उसमें दो जो यूनिट्स बनाए जाते हैं, एनकोडर और डिकोडर. वो जो मैकेनिज्म यूज करते हैं फॉर ट्रांसलेटिंग अ सेंटेंस, that mechanism is called attention, right? And that's why the name of the paper, all you need is attention. Attention is all you need. और जब ट्रांसफॉर्मर्स को जो है रिटन टेक्स्ट पे ट्रेन किया जाए तो उनको जो है फिर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बताते हैं, LLM के नाम से जाना जाता है. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड. इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मर इज also a very popular word now because it's in ChatGPT, a generative pre-trained transformer, right? Anyway, next topic पे आते हैं. जीरो वेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने वन स्टॉप सेंटर्स का इनिशिएटिव जो है पिछले साल किया था. और अब बात कर रहे हैं कि टू इन वन मोर स्टेप इन दैट डायरेक्शन, वन स्टॉप सेंटर्स बनाएंगे जहां पे सिटीजन जो अपने कपड़े, जूते, बुक्स, टॉयज, प्लास्टिक मटेरियल ये सब रीयूज करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए वो डिपॉजिट कर सकते हैं. तो ऐसे काफी सारे सेंटर्स वर्ल्ड वाइड, सॉरी नेशन वाइड लॉन्च किए जाएंगे मई के महीने में, राइट? तो इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये RRR सेंटर्स, द रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज RRR सेंटर्स जो है वो किस कैंपेन के अंडर लॉन्च करे जाएंगे? ये कैंपेन खुद जो है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है, which is linked to recycling and reusing. What is that campaign called? और ये कैंपेन, ये जो मेजर प्रोजेक्ट है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसी करती है? एंड फाइनली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? और स्वच्छ भारत अभियान जो है इंडिया में इस साल लॉन्च किया गया, राइट? तो आंसर देखेंगे. इस प्रोजेक्ट का जो कैंपेन है उसका नाम है मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, राइट? एंड स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये आता है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. और इस मिशन को जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन की मिनिस्ट्री है जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, इस प्रोजेक्ट को प्लान कर रही है. जून 5 का दिन है जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड ओवर. एंड फाइनली अक्टूबर 2014 की बात है जब स्वच्छ भारत अभियान जो है इंडिया में लॉन्च हुआ था, राइट? इनफैक्ट स्वच्छ भारत अभियान के अंडर एक मेजर जो टारगेट था विच वाज met by our country was open defecation free, right? तो ये किस साल में ODF डिक्लेयर किया था इस प्रोजेक्ट में. एंड फाइनली अगर हम लाइफ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और UN जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम बताइए. उन दोनों ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया था, राइट? एंड दिस मिशन एम्स टू सेव द प्लैनेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, राइट? सो एक ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन है ये. तो इसका नाम बताइए, राइट? तो 2019 की बात है जब इंडिया ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया था. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, दोनों ने मिल करके जो है लाइफ प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, राइट? एंड लाइफ प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. अगर आपको ध्यान दे तो पिछले वाले टॉपिक में भी मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर RRR सेंटर जो है इसी प्रोजेक्ट के एक सब कैटेगरी के अंदर आते हैं RRR सेंटर्स. और जानने के लिए वीडियो के लिंक पे जाइए डिस्क्रिप्शन में,
जो जो लिंक मिलेगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप करने पे आपको इस टॉपिक पे एडिशनल रिसर्च लिंक्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रेलवेज ने जो है ऑनलाइन साइनेज सिस्टम का की घोषणा करी है कि हम रिवैम्प कर रहे हैं साइनेज सिस्टम्स एंड वी ट्राइंग टू मेक देम मोर यूजेबल, मेक देम मोर एक्सेसिबल, मेक देम मोर एफिशिएंट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम बताइए। ये प्रोजेक्ट जो है रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जो घोषित किया है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कितने स्टेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑनलाइन साइनेज के रिवैम्प के लिए सेलेक्ट किए गए हैं? अश्विनी वैष्णव का नाम मैं बता चुका हूँ, बट यूनियन मिनिस्टर यही है। इस प्रोजेक्ट में जो है गवर्नमेंट ने जो साइनेज बनाने की बात करी है, उसकी एक स्पेशलिटी है that they are trying to make it conducive for which kind of people, right? And finally, इंडियन रेलवेज का इनिशिएशन, इंसेप्शन जो है किस साल में हुआ था, और उस साल में उनकी पहली जो पैसेंजर ट्रेन डिवाइस की गई थी विच कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर इन विच सिटी, राइट, कनेक्टिंग टू स्टेशन। तो आंसर देखेंगे इस ये स्कीम जो लॉन्च करी है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ABSS। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर 1275 स्टेशन सेलेक्ट किए गए हैं जहां पे ये प्रोजेक्ट साइनेज रिवैम्प का होगा। अश्विनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, एंड इस प्रोजेक्ट में इंडियन रेलवेज जो है ऐसा साइनेज मॉडर्न और स्टैंडर्ड साइनेजेस बनाएगी जो दिव्यांग फ्रेंडली होंगे, राइट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए भी ये साइनेजेस काफी यूजफुल रहेंगी। एंड फाइनली पहली बार जो इंडियन रेलवेज ने जो पहला प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज ने इनिशिएट किया था, तो वो था 1853 की बात है, राइट। एंड 1853 में महाराष्ट्र के स्टेट में मुंबई शहर में जो है पहला रेलवे लाइन पैसेंजर ट्रेन जो है फ्लाई हुई थी, और इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनके लिए जो कोटा है उस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि भाई ये कोटा बिल्कुल जायज है। 10% कोटा EWS कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया जाता है, 10% कोटा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि बिल्कुल सही है ये। और 2022 के जो नवंबर की जो जजमेंट थी, मेजॉरिटी जजमेंट थी EWS के बारे में, उसके रिव्यू में उन्होंने ये बात कही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लॉन्च किया गया था, इसका नाम बताइए, राइट। 10% रिजर्वेशन EWS कोटा में जो अनाउंस हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नाम बताइए। 2022 के जजमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल किया था, किस रेशियो में रूल किया था, राइट। व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑब्वियसली हैज 5 और मोर मेंबर्स, 5 और मोर जजेस सिटिंग इन। तो क्या रेशियो क्या था उनका इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट। और जो नवंबर 2022 की जजमेंट थी उसमें एक स्पेशल बात थी EWS कोटा के बारे में, तो वो स्पेशल बात का जिक्र कीजिए। एंड फाइनली जो रिजर्वेशंस पे एक लैंडमार्क केस है, राइट, एंड दिस लैंडमार्क केस वाज आल्सो वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज दिस इज रेफर्ड टू रिपीटेडली कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि भाई टोटल रिजर्वेशन सारे कैटेगरीज में मिला करके शुड नॉट एक्सीड 50%, राइट। तो ये लैंडमार्क केस कौन से साल का है और ये क्या नाम है से जाना जाता है? इस लैंडमार्क केस का जजमेंट जो है, इट इज आल्सो अ वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ केस फॉर दैट रीजन। तो कितने मेंबर्स का जज था, बेंच था जिसने इस पे रूलिंग दी थी, राइट। एंड फाइनली हमारे लोकसभा में कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है फॉर SCs एंड STs का रिजर्वेशन, राइट। इन द लोकसभा देयर इज अ सिमिलर आर्टिकल फॉर the assemblies, the legislative assemblies in our country. आंसर देखेंगे। 113वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो EWS कोटा सेट करता है 10%, और नवंबर 2022 का जो वर्डिक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, उसमें 5 मेंबर्स थे और 3-2 के वर्डिक्ट से वो इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट आए थे। ये नवंबर 2022 का जो जजमेंट था ये काफी लैंडमार्क है, काफी मतलब हिस्टोरिक माना जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने 50% सीलिंग जो है उसको ना इनवायलेबल है ना इनफ्लेक्सिबल है, राइट। तो उन्होंने बेसिकली लूपहोल तो नहीं बोलूंगा, बट उन्होंने ये बात ओपन कर दी थी फॉर डिबेट कि भाई 50% से ज्यादा हो सकती है रिजर्वेशन। याद रखिए पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि काफी सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे 70% के इक्वल जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और
गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्वेशन होती है, राइट, एंड दैट्स क्वाइट ह्यूज, राइट। और ये जो 50% का लिमिट है, ये इंदिरा सोनी वर्सेस द एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का लैंडमार्क केस है। और इस लैंडमार्क केस में जो है 50% का सीलिंग सेट हुआ था, और इस केस में जो वर्डिक्ट था वो 9 जजेस का बेंच था, राइट, जिन्होंने डिलीवर किया था। आर्टिकल 330 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लोकसभा में SC/ST रिजर्वेशन देता है, एंड 332 जो है आर्टिकल 332 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडिया ने इंडिजिनस वैक्सीन बनाने के लिए जो है फाइनल स्टेजेस के लिए मूविंग अ स्टेप क्लोजर, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड पेनेशिया बायोटेक, ये दोनों कंपनीज को जो है उन्होंने जो है अपने रिस्पॉन्सेस सबमिट किए हैं। बाय ICMR ने जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है फॉर फेज 3 ट्रायल्स। सो वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग आवर ओन डेंगू मेडिसिन, डेंगू वैक्सीन। तो वैक्सीन पे बात कर रहे हैं, तो 2019 में कौन सी और बॉडी ने डेंगू को आइडेंटिफाई किया था अमंग्स द टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स। ये कौन सी ग्लोबल बॉडी थी? SI सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो काफी फेमस हो गई है आफ्टर द कोविड पैंडेमिक। इसके CEO कौन है? और SII सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कौन सा कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है? और अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली इज अबाउट इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड वैक्सीन, राइट, एंड this was developed in collaboration with the ICMR, Indian Council of Medical Research, but it was developed by which company, which body? And finally, recently जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के को फाउंडर को के प्रॉपर्टीज को इमूवेबल प्रॉपर्टीज को जो है सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था फॉर वायलेशंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट वायलेट करने के। तो ये कौन से को फाउंडर थे? आंसर्स देखेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेंगू को आइडेंटिफाई किया था अमंग्स द टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स। और जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके करंट CEO है आधार पूनावाला। और कोविड-19 वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर करती है वो है कोविशील्ड। इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है कोवैक्सिन, which was developed by Bharat Biotech in collaboration with the ICMR. And finally, recently जो है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ज़वारे सोली पूनावाला, ये को फाउंडर है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। इनके 3 प्रॉपर्टीज को, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को सीज किया गया फॉर वायलेशन ऑफ द फेमा एक्ट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, चाइना और कनाडा के बीच में जो करफफल हुआ है, थोड़ा सा वॉर, मतलब वॉर तो नहीं बट एक ऑपोजिशन हो रही है काफी। इस बात पे हो रही है क्योंकि पहले कनाडा ने जो है कनेडियन लॉ मेकर को टारगेट करने के एलिगेशन से चाइना के एक डिप्लोमेट को जो है पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया था कि हम नहीं चाहते हैं कि आप कंट्री में रहें, हमारे कंट्री। तो इसके कुछ ही घंटों बाद चाइना ने रिटेलिएशन में जेनिफर लिन लॉन्ड, जो एक सीनियर डिप्लोमेट है कनेडियन कॉन्सुलेट में, उनको बोला कि भाई आप 13 मई तक आप हमारे कंट्री से बाहर निकल जाइए, वी वांट यू टू लीव, राइट। सो टिट फॉर टैट का केस था ये। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो लेटेस्ट बात हुई है ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट की वजह से हुई है। तो इस रिपोर्ट का नाम बताइए जिसने डिटेल किया था कि 2022 से जो है डिटेल्ड पोटेंशियल थ्रेट्स थे ऑपोजिशन लॉ मेकर माइकल चोंग और उनकी फैमिली को इन हांगकांग बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिसिज्म ऑफ बीजिंग, राइट। तो ये इस रिपोर्ट का नाम बताइए। कनेडियन पुलिस ने जो है इससे पहले 2018 में एक कौन से कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को, काफी बड़े एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट किया था ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड। तो ये कौन सी कंपनी थी और कौन से साल में एक फाइनली इन दोनों के बीच में आफ्टर द एग्जीक्यूटिव वाज अरेस्टेड काफी बैक एंड फोर्थ हुआ था, एंड द रिलेशनशिप्स quite suffered, quite a big deal. And finally, in which year was a deal reached between them, like ceasefire, let's end our hostilities, and also to release this executive who's called Miss Wang Wanzhou. तो ये ट्रूस जो है कब हुआ था? और चाइना ने जो है कनाडा के कौन से पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट्स को बैन कर दिया था, राइट, ऑन flimsy charges, accusations of pests found in the shipment, right? And this was a ban that they instituted way back, and they just lifted the ban last year, right? तो ये कौन सा प्रोडक्ट है जिसपे ये बैन हुआ है? और कनाडा जो है वो अलेज करता है कि भाई चाइना गवर्नमेंट ने जो है हमारे इलेक्शंस में इंटरफियर किया है, राइट। तो 2 साल के इलेक्शंस में इंटरफियर किया है, ये एलिगेशन है कनाडा के। तो ये कौन से 2 साल थे, राइट? तो आंसर्स देखेंगे।
द कनाडा CSIS और द कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज का रिपोर्ट है। एंड इस रिपोर्ट में उन्होंने डिटेल किया था कि भाई माइकल चोंग और उनकी फैमिली को जो है काफी सीरियस इंटिमिडेशन करा जा रहा है भाई चाइना, राइट। 2018 में हुआई की एक एग्जीक्यूटिव मिस मेंग वाजो, उनको अरेस्ट किया गया था। और उनके अरेस्ट करने के बाद जो है इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी सफर कर रहे थे। फाइनली 2021 में जो एक ट्रूस कॉल आउट हुआ था, मिस वेंग को जो है रिलीज भी किया था कनाडा ने। कनोला इज द प्रोडक्ट जिसको कैनेडियन प्रोडक्ट्स, कैनेडियन इंपोर्ट्स जो है बैन कर दिए थे चाइना ने कि भाई आपके कंट्री से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें पेस्ट्स काफी हैं। और कनाडा के हिसाब से जो है चाइना ने 2019 और 2021 के इलेक्शंस में, कैनेडियन इलेक्शंस में इंटरफियर किया है, राइट। ये उनका एलिगेशन है। सो काफी सीरियस एलिगेशंस हैं। बट इससे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लाइबॉर पे ये टॉपिक है, लाइबॉर व्हिच इज द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड rate, right? Interbank offered rate मतलब it's a rate at which banks can offer each other loans, right? So it's a very very important index, or in fact corresponding एक domestic index भी है which is called the MIFOR or the Mumbai Interbank Forward Outright Rate, right? तो LIBOR और MIFOR linked है। तो ये दोनों जो है they will cease to be a representative benchmark from the 30th of June of this year. So there is a transition happening. तो क्वेश्चन देखते हैं कि लिबॉर जो है इट इज यूज्ड एज अ बेंचमार्क बिकॉज इट्स अ बेंचमार्क रेट। व्हाट यूज केसेस इज इट यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है? और लिबॉर का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हर रोज जो है 11 बजे से पहले लंदन टाइम बैंक्स ऑन द लिबॉर पैनल, इट इंक्लूड्स अ होस्ट ऑफ बिग बैंक्स, तो ये जो है सारे बैंक्स जो है अपने सबमिशंस देते हैं कि भाई हमारे रेट ये रहेंगे, राइट। तो ये सबमिशंस देते हैं टू विच कंपनी विच इज अ न्यूज एंड फाइनेंशियल डेटा सर्विसेज कंपनी। तो इस कंपनी को ये अपना डेटा देते हैं और फिर उन पे जो है रैंकिंग होती है उन रेट्स की, और फिर उनमें से एन एवरेज इज कैलकुलेटेड, दैट इज कॉल्ड द बेंचमार्क, राइट। तो 2012 में कौन से कंपनी ने जो ये एडमिट किया था कि भाई हम जो है ऑनेस्ट रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं अपने रेट्स का when we report to this panel, and then they also agreed to pay $160 million in penalties to the US Department of Justice। तो ये कौन सी बैंक थी? और लिबॉर के जो अल्टरनेटिव अभी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव है उसका नाम, उसका अनाउंसमेंट इनफैक्ट यूएस फेडरल रिजर्व ने 2017 में किया था, तो उसका नाम बताइए। एंड फाइनली मैंने बोला था कि हर बैंक के सबमिशंस को रैंक करके लाइबॉर इज कैलकुलेटेड एज एन एवरेज। तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, राइट? तो आंसर्स देखेंगे। लाइबॉर इज यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर 3 प्राइमरी थिंग्स, for banks to borrow from each other, to settle trades in over-the-counter markets, and finally for customer lending products like credit cards and mortgages, right? और हर बैंक जो है अपने रेट्स का सबमिशन देता है टू थॉमसन रॉयटर्स व्हिच इज न्यूज एंड फाइनेंशियल डेटा कंपनी। बार्कलेज ने ये खुलासा किया था कि भाई हम ऑनेस्ट नहीं है अपने रिपोर्टिंग में, और $160 million पेनल्टी भी भरने को हम तैयार है, राइट। सो इट्स अ बिग 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 डील, $160 million। एंड जो प्रेफर्ड अभी ट्रांजिशन 2017 में जो अल्टरनेटिव प्रपोज किया था टू लाइबॉर व्हिच इज द सीफॉर और सोफर, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, दिस इज प्रपोज्ड बाय द यूएस। एंड फाइनली वापस आते हैं लाइबॉर पे। तो लाइबॉर में जो एवरेज कैलकुलेट करने का मेथड है वो है कि मिडिल के 2 क्वार्टाइल्स, टोटल डेटा को जो है रैंक करने के बाद 4 हिस्सों में बांटा जाता है, और ऊपर और नीचे वाले रैंक्ड रेट्स जो है उनको आउटलायर्स मान के इग्नोर किया जाता है, और बीच वाले दोनों को क्वार्टाइल एवरेज कैलकुलेट करते हैं, राइट, बाय कंसीडरिंग ओनली दोस 2 वैल्यूज। सो दैट्स द मेथड यूज्ड। जल्लीकट्टू पे टीएन का लॉ और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लॉ बिल्कुल वैलिड है, और bull taming event is part of cultural heritage and tradition of the people, right? तो टीएन लेजिस्लेचर ने 2017 में कौन सा एक्ट अमेंड किया था फॉर कंडक्टिंग द जल्लीकट्टू, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने इसकी वैलिडिटी जो है कंफर्म करी थी, राइट। दिस सुप्रीम कोर्ट बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाज हेडेड बाय व्हिच जज? सुप्रीम कोर्ट ने जो है टीएन के लॉज का अमेंडमेंट वैलिड माना, बट ये भी बोला कि 2 और स्टेट्स है जहां पे, कर्नाटका और एक और स्टेट है जहां पे सिमिलर रेसेस किए जाते हैं, बफेलो रेसिंग, कंबाला। तो ये कौन सा स्टेट और है? किस साल में जल्लीकट्टू जो है बैन किया गया था, ऑल्सो बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ केस कॉल्ड द ए नागराजा केस
and in that judgment they also said it's a cruel, cruel sport. And finally, after banning it in that year, 2016 की जनवरी के 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, by which ministry, right, which prohibits the exploitation or training of bulls as performing animals, and creating also an exception for Jallikattu, right? So before the act was amended by the TN Assembly, TN legislature, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक एक्सक्लूजन किया था कि भाई cruelty against animals will not be tolerated, so that's there, but Jallikattu is exempted from it. So which ministry did that? आंसर देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, टीएन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक्सेप्ट किया है, अमेंडमेंट को वैलिड बोला है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसके हेड थे के.एम. जोसेफ, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के लॉज को भी इन्होंने वैलिडेट कर दिया है. 2014 में पहली बार जल्लीकट्टू जो है बैन हुआ था. उसके बाद 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एफसी, तो उन्होंने जो है ये एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जल्लीकट्टू इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ बुल्स. नेक्स्ट टॉपिक, अभी कर्नाटका के इलेक्शंस हुए थे तो एयरवेव्स एलोकेट किए गए थे टू ऑल पार्टीज, राइट, इंक्लूडिंग द बीजेपी, आईएनसी, द BSP, also all the national parties, basically National People's Party and the Aam Aadmi Party, besides the CPI Marxist. तो ये एयरवेव्स की बात कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटी टू प्रोवाइड फ्री एयर टाइम फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, इसको स्टैट्यूटरी बेसिस कब मिला था, राइट, एंड इसको स्टैट्यूटरी बेसिस कौन से एक्ट को अमेंड करके, किस चीज को अमेंड करके दिया गया था, किस साल में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि भाई एयरवेज जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, एंड इट्स यूज शुड सर्व एज अ ग्रेटर पब्लिक गुड, राइट. एंड फाइनली, अगर बात की कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो यूएस में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है, उसकी एक डॉक्ट्रिन है, राइट, which aims to keep electioneering on through airwaves, through radio, equal for all candidates. What is that doctrine called? Similarly, UK में British Communications Watchdog है, that is responsible that for ensuring that all political parties are included in every licensed public service broadcast, right, television channel हो चाहे कमर्शियल रेडियो सर्विसेज हो. तो उस वॉचडॉग का नाम बताइए जो फेयर, जो इक्विटेबल यूजेज इंश्योर करती है, राइट. एंड फाइनली, इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो है कौन सा सिस्टम एम्प्लॉय करती है जिससे कि टाइम वाउचर्स दिए जाते हैं, राइट, हर पॉलिटिकल नेशनल पार्टी को और कुछ रीजनल पब्लिक पार्टीज को भी, एंड प्राइम टाइम स्लॉट्स के भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट. सो टाइम वाउचर्स के लिए और किसको कितना मिलेगा और किस टाइम स्लॉट पे मिलेगा, इसके लिए कौन सा सिस्टम यूज करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो आंसर्स देखेंगे कि 2003 में सबसे पहले फ्री एयर टाइम देने का की बात हुई थी, इसके लिए स्टैट्यूटरी बेसिस दिया गया था बाय अमेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951. 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि भाई एयरवेव्स आर एक्चुअली पब्लिक प्रॉपर्टी एंड शुड बी यूज्ड फॉर ग्रेटर पब्लिक गुड. यूएस के कंपैरिजन में फेयरनेस डॉक्ट्रिन यूज करती है यूएस, राइट, to ensure that it's equitable for all parties, all candidates. Or Britain में British Communication Watchdog है called Oxfam, which ensures that well, it's equal for all parties both on television and radio. और finally, election commission जो है इंडिया में लॉटरी सिस्टम यूज करती है for allocating the time vouchers to political parties, especially for the prime time slots, right. So those are your answers. And finally, जाते जाते एक छोटा सा अपडेट, किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर है इंडिया के, उनको जो है मिनिस्टर ऑफ साइंस का पोर्टफोलियो दिया गया. तो दिस शिफ्ट हैपेंड. वेल, कहा जाता है कि ये पनिशमेंट के लिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने काफी सुप्रीम कोर्ट और जनरली जस्टिस जुडिशियल सिस्टम में काफी उन्होंने कंट्रोवर्शियल चीजें बोली है, राइट. तो इट कुड बी अ पनिशमेंट पोस्ट फॉर हिम. बट एनीवे, श्री किरण रिजिजू जो है उनको एज लॉ मिनिस्टर कब अपॉइंट किया गया था और अब उनको कौन रिप्लेस कर रहा है एज यूनियन लॉ मिनिस्टर. तो आंसर्स देखेंगे इनके. 2021 में किरण रिजिजू जो है एज लॉ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे, तो 2 साल के टर्म के बाद उनको अर्जुन राम मेघवाल रिप्लेस करेंगे इन द यूनियन कैबिनेट एज लॉ मिनिस्टर. इसी के साथ आज का ये मे वीक 3 का डिस्कशन समाप्त होता है. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट्स यूजफुल. इसको टेस्ट के फॉर्म में जरूर लीजिए, हमारे फ्री अकाउंट का एक्सेस आपको मिलेगा. All you need to do is click on the link given in the description. और इसका एक फायदा और है
हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। याद रखिए हाई क्वालिटी मॉक्स है, पूरा रिसर्च करके हमने बनाया है। पैटर्न जो है बिल्कुल क्लैट के पैटर्न जैसा ही होगा और अलग अलग सिनारियोज भी बिल्ड होंगे। वी आर ऑब्वियसली अपडेटिंग विद द मोस्ट रीसेंट क्लैट नोटिफिकेशन की भाई अब 150 की जगह 120 क्वेश्चंस ही होंगे। सो दैट अपडेशन विल आल्सो हैपन। यू विल गेट एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशंस फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन और आप अपना परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर पाएंगे। तो आज ही अपना फ्री अकाउंट क्लेम कीजिए, एक भी मिनट अपना वेस्ट मत कीजिए। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।